तो आर्यों के आगमन से ये काल प्रारंभ होता है, वैदिक काल। लेकिन अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि आर्य आए कहाँ से, आर्य कौन थे, आर्य आए कहाँ से। फिर मुख्य रूप से अगर आर्यों का विस्तार यहाँ देखा जाए तो आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान और भारत में यमुना के क्षेत्र में, गंगा यमुना द्वाब वाले क्षेत्र में, गंगा यमुना के क्षेत्र में था। ठीक है, कबीलाओं का समूह हुआ करता था, समूह का एक प्रधान हुआ करता था जिसको राजन कहते थे। ठीक है, तो उस वही है एक जनजातीय संघर्ष कहते हैं, कबीलाओं का संघर्ष था और इस संघर्ष को दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर आगे की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जीएस आज तक के नाम से ही चलता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं वैदिक काल के प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वैदिक काल का समय जो है, काल निर्धारण जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भाग में हम लोग बांटते हैं। ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच के काल है, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ऋग वैदिक काल के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, वैदिक साहित्य है। ठीक है, और वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से वेद 4 हैं, आप लोग को मालूम है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसके अलावा उपनिषद भी है, आरण्यक भी है। ठीक है, और सूत्र भी है, ग्रंथ भी है, ये सभी वैदिक साहित्य है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल का प्रारंभ जो है आर्यों के आगमन से माना जाता है। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्ति के बाद, ठीक है, इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ। ठीक है, और आर्यों के आगमन के फलस्वरूप यहाँ वैदिक संस्कृति डेवलप की और वैदिक काल का समय प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आर्यों के आगमन से ये काल प्रारंभ होता है, वैदिक काल। लेकिन अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि आर्य आए कहाँ से, आर्य कौन थे, आर्य आए कहाँ से। तो दोस्तों, आर्य शब्द का मुख्य रूप से जो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ। तो आर्य जो है वो खुद को, अपने आप को काफ़ी श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, और श्रेष्ठ के साथ साथ आप लोग को उच्च श्रेणी के मानते थे। ठीक है, लेकिन आर्य आए कहाँ से, भारत में आर्य आए कहाँ से, तो इस मत पर देखा जाए तो बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई भी इतिहासकार एक मत पर नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन कुछ स्रोतों से सर्वमान्य एक तथ्य को रखा गया है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से किसने बताया है, तो सर्वमान्य मत है जो मैक्स मुलर का मत है, मैक्स मुलर और रीड। ठीक है, मैक्स मुलर और रीड ने बताया था कि आर्य का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया से था और मध्य एशिया से आर्यों ने कहाँ, भारत में आगमन किया। ठीक है, तो इस मत का समर्थन जीव वैज्ञानिकों ने भी कर दिया है। जीव वैज्ञानिकों ने भी यहाँ के जो भी यहाँ के मानव जाति का जो उत्पत्ति है उससे संबंधित बहुत सारे अध्ययन के बाद जीव वैज्ञानिकों ने भी यह मान लिया है कि मध्य एशिया से जो भी प्रजाति आए थे यहाँ लगभग भारतीय प्रजाति से मिलते जुलते थे। मतलब मध्य एशिया ही मुख्य रूप से उनका मूल निवास था, आर्यों का मूल निवास। ठीक है, और सारे मत है, जैसे संपूर्णानंद ने बताया कि सप्तसंधव प्रदेश है, दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये लोग तिब्बत से आए हैं, बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं, वहीं पेंका और हर्ट ने बताया कि ये जर्मनी से आए हैं। तो ये सारे अन्य मत हैं, लेकिन सर्वमान्य मत मैक्स मुलर और रीड का है, जिन्होंने ये बताया था कि ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अब हम लोग आर्यों के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अगर आर्यों का विस्तार यहाँ देखा जाए तो आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान और भारत में यमुना के क्षेत्र में, गंगा यमुना द्वाब वाले क्षेत्र में, गंगा यमुना के क्षेत्र में था। ठीक है, तो उत्तर में आप हिमालय देख सकते हैं, हिमालय, और दक्षिण में यमुना नदी, दक्षिण में यमुना नदी जहाँ जैसे आप देखेंगे यमुना सहायक नदी है किसका, गंगा का। तो ये यमुना नदी सहायक नदी जहाँ तक आती है, यहाँ तक ये क्या है, ये सभी क्षेत्र थे इसमें उत्तर वैदिक काल में। फिर पूरब में ये यमुना नदी जहाँ समाप्त होती थी, जहाँ गंगा में जाके मिल जाती है, वहाँ तक, और पश्चिम में देखेंगे अफगानिस्तान से। तो अगर इसे हम लोग इलेबरेट करेंगे कुल, तो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र यहाँ है, आप लोग देख रहे हैं। तो इधर ये पूरा क्षेत्र जो था, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, ये सभी क्षेत्र जो था, यही क्षेत्र था, ठीक है, यही क्षेत्र था किसका, ऋग वैदिक कालीन लोगों का। ठीक है, तो ये क्षेत्र थे और इसी क्षेत्र में ऋग वैदिक काल के लोग रहते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में,
10वें मंडल में नदी सूक्त का वर्णन किया गया है और जिसमें ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का वर्णन किया गया है। और सबसे अगर महत्वपूर्ण नदी की बात कर ले, सबसे प्रमुख नदी की बात कर ले तो सिंधु नदी जो है वो सबसे प्रमुख नदी थी, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी और उस सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास ही बनी थी। ठीक है, सिमिलरली अगर देखेंगे तो यहाँ भी वैदिक काल में भी सिंधु और उसके आसपास के नदियों के क्षेत्र में ये वैदिक काल डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखेंगे तो सिंधु आर्यों का सबसे प्रमुख नदी है और इसका उपयोग जो है वो सर्वाधिक बार ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का प्रयोग किया गया है? सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख नदी है, लेकिन इसको जो है हिरण्यानी कह के पुकारते थे। ठीक है, सिंधु नदी को किस नाम से जानते थे वैदिक काल में? हिरण्यानी। ठीक है, लेकिन अगर सबसे पवित्र नदी की बात करें तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है और इसको ऋग्वेद में नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा मतलब नदियों में श्रेष्ठ। ठीक है, नदीत्मा का अर्थ होता है नदियों में श्रेष्ठ, तो नदीत्मा कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। इसके अलावा और सारे नदी है जिसका वर्णन ये नदी सूक्त में किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में आप लोग को पहले भी मैंने बताया था, जब हम लोग वैदिक साहित्य पढ़े थे तो उसी समय बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है और उसी पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। फिर विवाह सूक्त है जहाँ विवाह के विधि नियम को बताया गया है। ये सभी ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में चिनाब नदी को अस्कनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चिनाब नदी को अस्कनी कहा जाता था, सतलज नदी को सतुद्री कहा जाता था और गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता था। चिनाब नदी अस्किनी हो गया, सतलज सतुद्री हो गया, गंडक सदानीरा हो गया। ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता था और झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। ठीक है, घग्घर नदी को दृष्टिवती या सरस्वती कहा जाता था। घग्घर नदी को दृष्टिवती या सरस्वती कहा जाता था और रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा जाता था। और यही पुरुषनी नदी के तट पर हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि 10 राज्य युद्ध हुआ है, 10 राजाओं का युद्ध हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अफगानिस्तान के भी कुछ नदियां थी जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। और काबुल नदी का नाम कुंभा। ठीक है, कुर्रम कुरुमु नदी कहलाता था, स्वात नदी सुवास्तु कहलाता था और गोमल नदी गोमती कहलाता था। ठीक है, और सप्त संधव प्रदेश जो हम लोग देखा था कि यहाँ संपूर्णानंद कहे हैं कि सप्त संधव प्रदेश क्या है, तो सप्त संधव प्रदेश का मतलब होता है कि सिंधु और नदी के आसपास का क्षेत्र जहाँ सबसे पहले आर्य आए थे। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास का वैसा क्षेत्र जहाँ सबसे पहले आर्य आए थे, इसी क्षेत्र में सबसे पहले आर्य आए थे, सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में, इसीलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवेतरा नदी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवेतरा नदी कहा गया है। तो इस प्रकार से आपने इन सभी तथ्यों को समझ लिया है। उसके बाद समुद्र का भी वर्णन किया गया है। किसमें? समुद्र का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, लेकिन समुद्र जो वर्तमान में आप देखते हैं वो समुद्र नहीं था, एक बड़ा जलाशय। ठीक है, एक बड़ा जलाशय या फिर बड़ा क्षेत्र जो जल से भरा हुआ रहता था उसी को उस समय समुद्र कहा जाता था। ठीक है, और समुद्र का अर्थ वर्तमान समुद्र से नहीं था, सागर से नहीं था, जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इस तरह के सागर से उस समय संबंध नहीं था समुद्र का संबंध था किससे? एक विशाल जलाशय से। ठीक है, और मरुस्थल को उस समय घन्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में मरुस्थल को घन्म कहा गया है, मतलब ऋग्वैदिक काल में मरुस्थल को क्या कहा गया है? घन्म कहा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि चूँकि जानते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के बाद आर्यों का आगमन होता है और ऋग्वैदिक काल प्रारंभ होता है। ठीक है, तो डेफिनेट रूप से इसमें क्या था कि बहुत सारे कबीलाएं होते थे और कबीलाएं क्या होते थे कि आपस में लड़ते रहते थे। कबीलाएं थे, आपस में लड़ते रहते थे। कबीलाओं का समूह हुआ करता था, समूह का एक प्रधान हुआ करता था जिसको राजन कहते थे। ठीक है, तो उस वही है एक जनजातीय संघर्ष कहते हैं, कबीलाओं का संघर्ष था और इस संघर्ष को दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये संघर्ष पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था और इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस दशराज्य युद्ध का वर्णन किया गया है, पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। अब यह दशराज्य युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आर्यों के प्रधान थे राजा सुदास और अनार्यों के प्रधान थे राजा वेद। ठीक है, राजा भेद, और ये राजा भेद और राजा सुदास के बीच पुरुषनी नदी के तट पर ये दशराज्य युद्ध हुआ था। अरे ये जो राजा सुदास थे वो भारत वंश के थे,
जो इन्हीं के भारत वंश के थे और इन्हीं के भारत वंश, जो भारत का राजा भारत जो थे, उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है और उन्हीं के वंश से थे ये सुदास। ठीक है, और इनका जो नेतृत्व कर रहा था, राजा सुदास नेतृत्व कर रहा था किसके निर्देशन में? गुरु वशिष्ठ के निर्देशन में कर रहा था। वहीं अनार्यों का जो नेतृत्व कर रहा था, राजा भेद कर रहा था किसके निर्देशन में? विश्वामित्र के निर्देशन में। और अनार्यों में 10 कबीलाओं का समूह था जिसको 10 राजा कहते थे और ये युद्ध भी 10 राज्य कहा गया है। ठीक है, 10 राजाओं को हरा दिया था किसने? राजा सुदास ने। तो राजा सुदास ने इसमें विजय प्राप्त की थी और चूंकि इस समय जो विजय प्राप्त की थी उसमें पूर्वों के सहयोग से, ठीक है, पूर्वों के सहयोग से, तो भारत वंश का बाद में नाम ये आप देख रहे होंगे कि ये सुदास और पूर्वों के सहयोग से एक नए वंश की उत्पत्ति होती है, कुरुवंश। ठीक है, कुरुवंश की स्थापना होती है। कौरव वंश भी बाद में आप लोग देखेंगे, कौरव वंश का संबंध भी इसी से है, जो महाभारत काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था। ठीक है, तो आप देख लिए, ये दशराग युद्ध के बारे में अच्छी तरह समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं कि ऋग वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक जीवन कैसा था? स्त्रियों को इस समय जो था वो अच्छा खासा जीवन में जो था वो अच्छा खासा महत्व प्राप्त था। ठीक है, स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी, सभा और समिति में भाग ले सकती थी स्त्रियां। और सभा समिति जो था मुख्य रूप से राजा जो है वो सभा समिति का समर्थन प्राप्त करने के लिए बेताब रहा करते थे, क्योंकि सभा समिति ही राजा को बनाया करती थी और राजा को हटाया करती थी। तो सभा समिति एक महत्वपूर्ण संस्था थी और इस संस्था में स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। पति के साथ यह स्त्रियां जो है यज्ञ में आहुति दे सकती थी। इस समय जो भी यज्ञ विधि थी, पूजा प्रधान था, पूजा पाठ था, उसमें स्त्रियां इस समय भाग लेती थी। ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। शिक्षा का महत्व था, काफ़ी महत्व था, स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त करती थी और स्त्रियों के शिक्षा का भी काफ़ी महत्व हुआ करता था। इस समय पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, क्या था? इस समय पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा का और विधवा विवाह का प्रचलन था। अगर किसी भी महिला के अगर पुरुष मर जाते हैं, पति मर जाते थे, तो महिला दूसरी शादी कर सकती थी, जिसको विधवा विवाह कहते थे। और नियोग प्रथा था कि महिला अपने मतलब भाई के अनुज से, मतलब जिसको हम लोग देवर कहते हैं, उससे शादी कर सकती थी। तो इस तरह के जो प्रथा थी उसे नियोग प्रथा कहा जाता था। ठीक है, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, जो मतलब जीवन में शादी नहीं करती थी, आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लेती थी, वैसे महिलाओं को हम लोग अमाजू कहते थे। कब? ऋग वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था था, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गया था। ठीक है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार, मैंने ऋग्वेद जब पढ़ाया था उस समय भी बताया था पुरुष सूक्त के बारे में, कि वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो जाति नहीं था, जन्म से नहीं था। ठीक है, जन्म से नहीं था, कर्म से था। मतलब जैसा आप काम करेंगे, एक शूद्र पुत्र भी ब्राह्मण बन सकता था अगर उसके कर्म ब्राह्मण के जैसा है। ठीक है, तो इस यहाँ क्या था कि कोई भी व्यक्ति का जो जाति निर्धारित होता था, या फिर आप कहें कि कोई भी व्यक्ति का जो वर्ण निर्धारित होता था वो किसके आधार पर होता था? उसके कर्म के आधार पर होता था, जाति के आधार पर नहीं होता था। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह शिल्प कार्य करने लगता था तो वो शिल्पी कहलाता था, चाहे वो किसी भी वर्ण से हो। ठीक है, तो इस समय जो था वो वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, न कि जन्म था। और जब देखेंगे उत्तर वैदिक काल में ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और आधार हो जाता है जन्म। ठीक है, मतलब शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा, शिल्प का पुत्र शिल्प ही होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा, ये हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। लेकिन इस समय नहीं था। एक ब्राह्मण का पुत्र अगर शिल्प का काम करता था तो वो शिल्पकार हो जाता था, मतलब वैश्य हो जाता था। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ वर्ण व्यवस्था जो था वो ऐसा था कि लोग सहजीविता को मतलब ज़्यादा यहाँ महत्व देते थे। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ के सामाजिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि भोजन जो था वो मुख्य रूप से दोनों तरह के भोजन थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन थे। और जैसा कि आप लोग को देखेंगे कि ऋग वैदिक काल जो है मुख्य रूप से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ग्रामीण काल है। और आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता हमने जैसा पढ़ाया है कि ये नगरीय व्यवस्था था, लेकिन ऋग वैदिक काल जो था वो मुख्य रूप से ग्रामीण व्यवस्था था, ग्रामीण संस्कृति थे। तो ग्रामीण संस्कृति में क्या होता है कि अधिशेष उत्पादन नहीं होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर लोग उतना ही उत्पादन करते हैं जितना अपनी निर्वाह के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे
फिर देखते हैं कि यहाँ के लोग जो कपड़ा पहनते थे वह 3 तरह के कपड़ा पहनते थे। वास मतलब मध्य भाग पर पहने जाने वाला कपड़ा, ठीक है। अधिवास मतलब ऊपरी भाग, शरीर के ऊपरी भाग, मतलब ओढ़नी या चादर जिसको कहते हैं अधिवास। निवि मतलब कमर के नीचे पहने जाने वाला कपड़ा। और इस समय का जो मुख्य फसल था, ये देख लीजिए, इस समय का मुख्य फसल था जौ, जिसको यव कहा जाता था। और उत्तर ऋग वैदिक काल में नमक और मछली का उल्लेख कहीं भी नहीं मिला है। उत्तर वैदिक काल में नमक और मछली का प्रयोग कहीं भी नहीं लिखा गया है, कहीं भी इसका वर्णन नहीं है किसका, नमक और मछली का। जबकि जौ इस समय सबसे प्रमुख फसल हुआ करता था। देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में सामाजिक संगठन का जो आधार था वो गोत्र था, ठीक है। गोत्र या जन्ममूलक संबंध, गोत्र या जन्ममूलक संबंध। गोत्र क्या था कि जहाँ जैसे सपोज कीजिए कि कोई जन या कबीला है, उस कबीले की जो गाय जहाँ बांधी जाती थी, ठीक है, मतलब उस कबीले का जो प्रतिनिधित्व करता था, उसके जो भी गाय जहाँ बांधी जाती थी उसे हम लोग उसी के आधार पर उसका गोत्र का निर्धारण होता था, ठीक है। तो यूँ समझ लीजिए कि गोत्र मुख्य आधार था सामाजिक संगठन का, या फिर जन्म मूलक उसका संबंध जो था वो आधार था। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब अब देखेंगे कि वैदिक काल में हम लोग देखेंगे पितृसत्तात्मक है। और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे कि समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था। हालांकि यहाँ स्त्रियों का महत्व है, लेकिन समाज पितृसत्तात्मक था, मतलब परिवार में पुरुषों की प्रधानता थी। परिवार का जो को सबसे छोटी इकाई थी, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसको हम लोग कुल कहते थे। और इस के प्रधान जो थे, परिवार के प्रधान को हम लोग कुलप कहते थे। क्या कहते थे? कुलप कहते थे। तो ये था सामाजिक व्यवस्थाएं जो आपने देख लिया है। अब हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वैदिक सभ्यता जो था, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहिए, तो ऋग वैदिक काल जो था मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था था, ठीक है। यहाँ अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था कब विकसित होती है? जब लोगों के पास अधिशेष उत्पादन होता था। तो अधिशेष उत्पादन को बेचने के लिए लोग एक मंडी या फिर बाजार या फिर शहर के तलाश में जाते थे, ठीक है। तो यहाँ क्या था कि ये यहाँ अधिशेष उत्पादन नहीं होने के कारण ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी यहाँ। और यहाँ मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का जो आधार देखेंगे, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन। क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। कृषि एक गौण कार्य था, ठीक है, गौण कार्य था, मतलब कृषि को उतना लोग महत्व नहीं देते थे जितना महत्व पशुपालन का था। और पशुपालन में भी अगर देखेंगे तो गाय का सबसे प्रधान महत्व था यहाँ, ठीक है, गाय का सबसे ज़्यादा महत्व था। और गाय शब्द का प्रयोग जो है आप देखेंगे ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। और अनेकों शब्दों की उत्पत्ति गाय से भी मानी गई है, ठीक है। मतलब इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन, और पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय। और गाय के नाम पर जैसे आप लिखें गोहना, गोहना अतिथि को कहा जाता था, यहाँ गाय से ही इसका नाम रख दिया गया। गोमत, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, ठीक है। गोधूली मतलब संध्या समय, आज भी हम लोग गोधूली बेला कहते हैं, तो ये गोधूली बेला गाय से ही संबंध है। अघन्या मतलब न मारी जाने वाली वस्तु, मतलब जिसकी हत्या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऋग्वेद में कृषि शब्द का चर्चा मात्र 24 बार किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में कृषि शब्द का चर्चा मात्र 24 बार किया गया है, जबकि गाय की चर्चा कितना बार किया गया है? 176 बार किया गया है। इसी से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में पशुपालन का अधिक महत्व था, कृषि एक गौण कार्य था, ठीक है। लोग कृषि का उत्पादन करते थे सिर्फ अपने भोजन के लिए, और अन्यथा किसी चीज़ के लिए नहीं करते थे। लोगों को इस समय देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। इस समय का मुख्य धातु जो था वो तांबा था, ठीक है। इस समय का मुख्य धातु क्या था? तांबा था। इस समय लोगों को ज्ञान नहीं था लोहे का। लोहे का ज्ञान लोगों को उत्तर वैदिक काल में होता है, मतलब 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास होता है। तो देख लेंगे कि यह था आर्थिक व्यवस्था, और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था, ठीक है। अब हम लोग सामाजिक व्यवस्था पढ़ लिए, आर्थिक व्यवस्था पढ़ लिए। अब राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था किस तरह का था। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि शासन जो था वो कबीले का प्रधान करता था, क्योंकि कबीलों में बटा हुआ था, और कबीले के प्रधान को राजन कहा जाता था। मतलब इस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। सभा और समिति ही राजा का निर्धारण किया करता था, ठीक है। और ये राजा का निर्धारण कबीले के प्रधान के रूप में किया जाता था। कबीला का जो प्रधान होता था वही राजा कहलाता था। लोग कबीले के अंग थे, ठीक है। राजतंत्र का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हुआ था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। जन शब्द का प्रयोग किया गया है 275 बार। जनपद शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है। जन शब्द का प्रयोग, जन क्या था? जन था जो राजा के प्रशासन में सहयोग करता था, ठीक है। लेकिन जनपद शब्द का प्रयोग एक बार भी वर्णन नहीं किया गया है। जन शब्द का प्रयोग क्या है? 275 बार किया गया है।
समिति शब्द का प्रयोग 9 बार और सभा शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया है। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था, ईशान। ठीक है। कबीले के संगठन के आधार पर सभा, समिति, विदत और गण थे। कबीले का जो संगठन था इसका मुख्य आधार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कबीलों के संगठन का मुख्य आधार था सभा, समिति, विदत और जन। ठीक है, गण, ये 4 आधार था मुख्य रूप से सभा और किसके, कबीले के संगठन का। परामर्श, ये क्या करते थे? परामर्श और सैनिक और धार्मिक के कार्य देख रेख करते थे। ये सभा, समिति, विदत और गण थे। वो राजा को समय समय पर परामर्श भी देते थे और साथ साथ सैनिक और धार्मिक गतिविधियों का संचालन भी इन्हीं चारों के द्वारा किया जाता था। सबसे प्रमुख सभा समिति था, जिसका समर्थन पाने के लिए राजा बेताब रहते थे, क्योंकि अगर सभा और समिति का समर्थन जिस राजा को प्राप्त नहीं था वो राजा को अपदस्थ कर दिया जाता था या फिर वो राजा का महत्वहीन हो जाता था। राजा जो था वो महत्वहीन समझा जाता था। इसलिए सभा और समिति का समर्थन पाने के लिए राजा बेताब रहता था। और एक चीज़ है बलि। बलि जो था एक प्रकार का कर था, स्वैच्छिक कर था, जो स्वेच्छा से लोग अपने राजा को देते थे राजपाट संचालन के लिए। ठीक है, बलि क्या था? राजा को दिया जाने वाला एक स्वैच्छिक कर था। राजा के दैनिक कार्य में सहायता के लिए एक पुरोहित हुआ करते थे, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि मुख्य रूप से 2 पुरोहित थे इस समय में, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ठीक है, तो राजा को दैनिक कार्य में सहायता करने के लिए पुरोहित होते थे और सबसे प्रमुख अधिकारी भी माने जाते थे ये। और वशिष्ठ एक रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार प्रकृति के थे। ठीक है, और ये 2 मुख्य रूप से पुरोहित थे उस समय के। अब हम लोग थोड़ा धार्मिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग, राजनीतिक जीवन के बारे में जान लिए हैं। धार्मिक जीवन देखिए, वैदिक ग्रंथ में 33 देवता का वर्णन किया गया है। मतलब अब हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में देवताओं का, जैसे हम लोग आगे देखते थे, पहले देखते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में उतना स्पष्ट वर्णन नहीं था किसका, देवताओं का, लेकिन ऋग्वैदिक काल में आते आते देवताओं का स्पष्ट वर्णन मिलने लगता है और वैदिक ग्रंथ में 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन किया गया है और इंद्र उस समय ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे। इनको पुरंदर कहा जाता था, बादल का देवता या मेघ का देवता कहा जाता था। पुरंदर का अर्थ होता है किला को ढहाने वाला, मतलब युद्ध का देवता। तो इंद्र को युद्ध का देवता या किला को ढहाने वाला कहा गया है। और ऋग्वेद में इंद्र के बारे में 250 सूक्त है। इंद्र के बारे में 250 सूक्त है, मतलब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन किया गया है। वहीं दूसरे नंबर का जो देवता था वो अग्नि था, जिसका 200 सूक्त है। और अग्नि को मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थता करने वाला माना जाता था। ठीक है, मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थता करने वाला देवता कौन था? अग्नि था। वहीं तीसरा सबसे महत्व का देवता था वरुण, जिसका 30 बार उल्लेख किया गया है और इसे जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। अर्थात ये वरुण ऐसा देवता था जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखता था। ठीक है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने वाले देवता थे वरुण। तो इस प्रकार से इंद्र, अग्नि, वरुण का काफी महत्व था। इसके अलावा सोम वनस्पति के देवता थे, मरुत आंधी के देवता थे, उषा प्रगति के देवता थे, पूषण पशुओं के देवता थे। तो इस प्रकार से आपने ऋग्वैदिक काल में सभी तथ्यों को आसानी से समझ लिया है। अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई भी तथ्य समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में करके, मतलब चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ साथ इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो उससे और सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।